सो टुडे योर टॉपिक इज सिल्वर इंजरी। आज हम सिल्वर इंजरी को स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या होता है, जब सिल्वर इंजरी होती है ये कब होती है, व्हेन द स्ट्रेस एक्सीड द सेल एबिलिटी टू एडप्ट। यानी हमें पता है कि सेल एक हद तक क्या करता है, वो अपने ऊपर स्ट्रेस को बर्दाश्त करता है, लेकिन जब वो स्ट्रेस जो होता है उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है तो उसको ये क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं। तो सेल इंजरी तब होती है जब सेल के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो उसके हद से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो तब सेल इंजरी होता है। अब ये इंजरी जो होती है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये जो होता है टाइप ऑफ स्ट्रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्ट्रेस किस टाइप का है, ठीक है। अगर स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द टाइप, सीवियरिटी ऑफ द स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो इंजरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अगर स्ट्रेस कम होगा तो इंजरी कम होगी। एंड द टाइप ऑफ सेल इफेक्टेड, और ये कौन सा सेल होता है जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कुछ सेल जो होते हैं वो उनके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा होता है तो उनको डैमेज कम होगा, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके बर्दाश्त कम होता है तो उनके अंदर जो है डैमेज कम होगा। मिसाल के तौर पर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इंजरी इस्कीमिया को ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स आर हाईली ससेप्टेबल टू इस्कीमिक इंजरी। यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं अगर उनको ब्लड सप्लाई कम हो गया तो इस वजह से उसके अंदर इस्कीमिया हो जाती है। लेकिन जो स्केलेटल मसल है इट इज़ रिलेटिवली मोर रेजिस्टेंस, तो ये चीज़ अपने याद रखना है। स्लोली डेवलपिंग इस्कीमिया, फॉर एग्जाम्पल रेनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होते हैं, रिजल्ट इन हेट्रोफी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। अगर इस्कीमिया फॉर एग्जाम्पल एक अर्गन है इसको इस्कीमिया है बट दिस इज स्लोली, फॉर एग्जाम्पल किडनी को ब्लड सप्लाई कम है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस टेक टाइम, और इसमें किडनी को जो ब्लड सप्लाई जाती है दैट इज स्लोली काजिंग स्लोली डेवलप इस्कीमिया, वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होती है तो इस वजह से एट्रोफी हो जाती है, साइज ऑफ द किडनी जो है कम होगी। लेकिन वेयर एक्यूट इस्कीमिया फॉर एग्जांपल इन रेनल आर्टरी थ्रोम्बस रिजल्ट इन इंजरी, ठीक है। तो अगर इस्कीमिया एक्यूट होगा इसका मतलब कि अगर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए और वेरी एब्रप्टली इस्कीमिया हो जाए, जैसा कि रेनल आर्टरी का थ्रोम्ब इम्बोलस बन गया और इस वजह से फिर क्या होगा, इंजरी होगा। तो अगर किसी आर्गन को स्लोली स्लोली ब्लड सप्लाई कम होता है तो इस वजह से इंजरी नहीं होगी बल्कि एट्रोफी होगी। लेकिन अचानक अगर उस आर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो इस वजह से इंजरी होगी। कॉमन काजेज ऑफ सिल्वर इंजरी इंक्लूड इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है, एक्सेस की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड एक्सेस बोथ कैन कॉज सिल्वर इंजरी। हाइपोक्सिया, ट्रामा एंड जेनेटिक म्यूटेशन, ये कुछ क्या है, काजेज हैं, कॉमन काजेज हैं सिल्वर इंजरी के। सो लेट्स टॉक अबाउट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन लो ऑक्सीजन डिलीवर टू द टिश्यू, यानी लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू है, जब टिश्यूज को ऑक्सीजन कम जाती है तो इसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट काज है सिल्वर इंजरी का। ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमें पता है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। डिक्रीज ऑक्सीजन इम्पेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा और इस वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो एटीपी प्रोड्यूस होती है ओवरऑल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, तो एटीपी क्या होगी, कम होगी। अब एटीपी की कम होने की वजह से क्या क्या चीज़ें होंगी, सो डिक्रीज एटीपी आप लोगों ने याद रखना है, और इस वजह से फिर सिल्वर इंजरी की। सो लेक ऑफ एटीपी विच इज एसेंशियल एनर्जी सोर्स है लीड टू सिल्वर इंजरी। तो हमें पता है कि एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सो इफ लेक ऑफ एटीपी अकर द इंजरी विल अकर टू द सेल। इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। काज ऑफ हाइपोक्सिया इंक्लूड इस्कीमिया। अब हाइपोक्सिया किस वजह से हो सकती है, यानी किसी अर्गन को, किसी टिश्यू को ऑक्सीजन की कमी किस वजह से हो सकती है, इस्कीमिया, हाइपोक्सीमिया और डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड और हीमोग्लोबिन। तो इस्कीमिया हाइपोक्सिया जो होता है ये इस्कीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपोक्सीमिया एंड डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। सो इस्कीमिया क्या होते हैं, इस्कीमिया इज द डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू एन ऑर्गन। इस्कीमिया किसी ऑर्गन के थ्रू ब्लड फ्लो की कमी को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गन है, इसके अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल है, तो ये आर्टरीज हैं और ये क्या है, इससे जाने वाले वेन हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ब्लड फ्लो थ्रू दी ऑर्गन जो है कम हो जाए दैट इज कॉल्ड एज इस्कीमिया। और इसकी वजह से जिस तरह मैंने बोला कि आर्टरी आती है इस ऑर्गन को, इस आर्टरी के अंदर अगर मसला हो जाए या वेन जो है उसका ड्रेनेज कम हो जाए तो भी इस्कीमिया हो सकते हैं। तो डिक्रीज आर्टेरियल परफ्यूजन, फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ऑर्गन को ब्लड कम जाता है, या डिक्रीज वेनस ड्रेनेज जैसे कि बट कैरी सिंड्रोम में। तो बट कैरी सिंड्रोम लीवर के ऊपर जो वेन्स होते हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, सो फ्रॉम द लीवर ब्लड डज नॉट गो इनटू द हार्ट, दैट इज बट कैरी सिंड्रोम। तो ये वेन ड्रेनेज की वजह से होता है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो ऑर्गन को ब्लड आता ही नहीं। एंड शॉक, जनरलाइज हाइपोटेंशन रिजल्टिंग इन पुअर टिश्यू परफ्यूजन। शॉक में क्या होता है, शॉक में हाइपोटेंशन होती है और इस वजह से भी आर्गन को जो है ब्लड नहीं जाती, तो इस वजह से भी इस्कीमिया होती है। तो इस्कीमिया और हाइपोक्सिया के अंदर क्या डिफरेंस है, इस्कीमिया पूरे ब्लड को
जब कमी ब्लड को बोलते हैं जब वो टिश्यूज़ को नहीं जाती। लेकिन हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन जब नहीं जाती, तो अगर ब्लड नहीं जाती तो ज़ाहिर-सी बात है ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। सो हाइपोक्सिया क्या है? इस्कीमिया क्या है? इट इज़ अ कॉज़ ऑफ हाइपोक्सिया। देन व्हाट इज़ हाइपोक्सीमिया? अक्सर हाइपोक्सीमिया क्या है? इट इज़ अ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन आर्टीरियल ऑक्सीजन क्या होगा? 60 से कम होगा। एंड सैचुरेटेड आर्टीरियल ऑक्सीजन क्या होगा? वो 90 से कम होगा। एंड दिस एराइजेस विद, अब यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होता है किन चीज़ों की वजह से? सबसे पहले है हाई अल्टीट्यूड। जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पर हवा के अंदर ऑक्सीजन कम होता है। तो जिस तरह जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हमें कम ऑक्सीजन आता है लंग्स के अंदर, और इस तरह पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का लंग के ब्लड के अंदर कम हो जाता है। ठीक है। सो डिक्रीज बेरोमेट्रिक प्रेशर रिजल्ट इन डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन, यानी बेरोमेट्रिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कम होता है। तो जब हम ऑक्सीजन से कम हवा हम अंदर लेते हैं तो उसमें हमें कम ऑक्सीजन मिलता है, और इस वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन कम होती है। हाइपोवेंटिलेशन, जब हम सांस नहीं लेते तो सांस सो लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोवेंटिलेशन। सो वी नो दैट विद इंस्पायरेशन वी गेट ऑक्सीजन, तो अगर हम इंस्पायरेशन कम करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा। इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी ऑक्सीजन बाहर नहीं जाता और कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर नहीं जाएगा और ऑक्सीजन जो है अंदर नहीं आएगा। इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल। फर्स्ट करें ये क्या है? हमारे पास लंग्स है, एल्यूलाई है, और ये क्या है? ये ब्लड वेसल है। ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एल्यूलाई के अंदर जाता है, और हम इंस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं? दिस इज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गो फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्यूलाई, जैसे जबकि इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो होता है एल्यूलाई से ब्लड के अंदर आता है। तो अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो अंदर क्या होगा? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगा और ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। सो आर्टीरियल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। देन वी हैव डिफ्यूजन डिफेक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन नॉट एबल टू पुश एज मच ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ड्यू टू थिकर। तो अगर यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल है एंड दिस इज द इल्यूलाई, तो यहाँ पर अगर थिकनेस आ जाए तो डिफ्यूजन नहीं होगा, तो इस वजह से भी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम जाता है। तो क्या होगा? थिकर डिफ्यूजन बैरियर होगा। फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस में होता है। सो इन इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस वी हैव थिकर बैरियर between the blood vessel and the alveolar membrane, so that cause a decreased oxygen to go into the blood from the lungs and decrease carbon dioxide expiration. So यहाँ पर क्या है? कुछ causes है। इसके अलावा वेंटिलेशन और परफ्यूजन मिसमैच। इसका मतलब ये है कि वेंटिलेशन जहाँ पे लंग के अंदर ज़्यादा होती है वहाँ पे या तो परफ्यूजन नहीं होता, या परफ्यूजन होता है लेकिन फिर हवा नहीं होती। तो ब्लड और हवा जब आपस में लंग के अंदर मिलते हैं तो वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, लेकिन जब ये सही तरीके से नहीं होता, सो दैट इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ब्लड बाईपास इज ऑक्सीजनेटेड लंग, यानी एक लंग के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ ब्लड नहीं जाती, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के अंदर नहीं जाती, क्योंकि एल्यूलाई के अंदर तो ऑक्सीजन मौजूद होता है लेकिन वो ऑक्सीजन के लिए वहाँ लंग के अंदर ब्लड नहीं होता। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन प्रॉब्लम। एंड राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर ये होता है। राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर क्या होता है? ये चीज़ होती है कि लंग के अंदर क्या होता है? ब्लड कम होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड ज़्यादातर जो है राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तो फिर क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी एंड इन द लंग कम ब्लड होती है। तो कम ब्लड इन द लंग क्या कस करती है? इस वजह से फिर ऑक्सीजन वहाँ पे इल्यूलाई के अंदर होता है लेकिन वहाँ पे ब्लड नहीं जाता। और ऑक्सीजनेटेड हेयर कैन नॉट रीच ब्लड, क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड हेयर होता है ब्लड को नहीं पहुंचता। ठीक है। दैट इज वेंटिलेशन प्रॉब्लम होता है एंड दैट अकर इन केस ऑफ एटिलेक्टेसिस। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच आल्सो काज डिक्रीज ऑक्सीजन इनसाइड द ब्लड, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकता, तो दैट आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर डिक्रीज इन द ब्लड। सो एराइजेज विद हीमोग्लोबिन लॉस और डिसफंक्शन, जब हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो इस वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकता। एग्जाम्पल इज अनीमिया, एनीमिया में डिक्रीज इन आरबीसी मास, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन इज नॉर्मल बट सेचुरेशन इज आल्सो नॉर्मल। सो यहाँ पर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट? हाइपोक्सिया। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? काज ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्या है? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी ये क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पर हाइपोक्सिया होगा अगर हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है। बट यहाँ पर अगर एनीमिया की बात करें तो एनीमिया में हीमोग्लोबिन या आरबीसी कम होते हैं, तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम होता है, इस वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो टिश्यूज़ की तरफ नहीं जाता है, हाइपोक्सिया हो जाती है। लेकिन आर्टीरियल ऑक्सीजन नॉर्मल होते हैं,
क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। सिचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन इज नाउ, यानी जितना हीमोग्लोबिन मौजूद होता है वो तो काम करता है, लेकिन चूंकि ओवरऑल टोटल हीमोग्लोबिन कम है तो टोटली टिश्यूज को ऑक्सीजन कम जाता है, वी से हाइपोक्सिया आकर। सो अगर हम फर्ज करें नॉर्मली 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं जो कि 400 ऑक्सीजन ले जाते हैं टिश्यूज को। अब यहाँ पर एनीमिया में क्या होता है, 100 की बजाय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। तो ये 50 मॉलिक्यूल तो जो है ना वो 200 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब SaO2 का मतलब ये होता है कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा इन केस ऑफ एनीमिया, लेकिन टोटल हीमोग्लोबिन का लेवल जो है कम है, तो ओवरऑल टिश्यूज को ऑक्सीजन कम जाएगा। लेकिन अगर हम एक हीमोग्लोबिन की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन जितना नॉर्मली ऑक्सीजन ले जाते हैं वो एनीमिया में भी नॉर्मल ले जाएगा। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हीमोग्लोबिन के साथ फिर ऑक्सीजन की जो इफिनिटी होती है वो कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ नॉर्मल के मुकाबले में कम ऑक्सीजन बाइंड होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हीमोग्लोबिन मोर एविडली देन ऑक्सीजन, यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांगली ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सीजन फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर SaO2 जो होता है कम होता है, तो यहाँ पर स्टिल PaO2 विल बी नॉर्मल, यानी ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन विल बी स्टिल नॉर्मल, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच होता है दैट विल बी डिक्रीज्ड। सो ये चीज़ आपने याद रखना है। SaO2 का मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम SaO2 बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह लेता है और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होने देता, तो इस वजह से SaO2 कम हो जाता है। कौन से कंडीशन होते हैं जहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सपोज होते हैं? सो एक्सपोजर इंक्लूड स्मोक फ्रॉम फायर एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स और गैस ईटर्स। क्लासिकल फाइंडिंग में हमारे पास चेरी रेड अपीयरेंस ऑफ द स्किन होगा, स्किन का जो अपीयरेंस होगा वो चेरी रेड होगा, ठीक है। अर्ली साइन ऑफ एक्सपोजर इज हेडेक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के क्लिनिकल पेशेंट को देखेंगे तो उसको हेडेक होगा एंड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर लीड टू कोमा एंड डेथ। अगर कोई सो रहे हैं और वहाँ पर कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस लीक हो रहा है और उसको फिर पता नहीं चलेगा और उसमें फिर क्या होता है, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हो सकता है जिसकी वजह से कोमा और डेथ भी हो सकता है। देन वी हैव myth hemoglobinemia. Myth hemoglobinemia is what is myth hemoglobinemia? Iron in the heme is oxidized to FeO2. So as we know that normally Fe2 फॉर्म में ऑक्सीजन होता है, आयरन होता है इन हिम, यानी हिम जो होता है जो कि ग्लोबिन के साथ अटैच होकर हीमोग्लोबिन बनाता है, नॉर्मली इसमें आयरन Fe2 फॉर्म में होता है विच इज नॉर्मल इन कैरिंग नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर ये आयरन Fe2 की बजाय Fe3 को ऑक्सीडाइज हो जाए तो इस वजह से फिर क्या होता है, ये वाला हीमोग्लोबिन जब बनता है तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। सो आयरन इन द हिम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि नॉर्मली Fe2 में होता है लेकिन यहाँ पर Fe3+ में हो जाता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन और चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और फिर ये वाला जो आयरन होता है हीम बनाता है और ये हीम जब ग्लोबिन के साथ अटैच होकर हीमोग्लोबिन बनाएगा तो ये हीमोग्लोबिन कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन। तो इसमें स्टिल पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन तो नॉर्मल होगा, ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन होगा लेकिन SaO2 कम होगा, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी नहीं रखता, ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड। इट इज सीन विद ऑक्सीजन स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल कुछ सल्फर एंड नाइट्रेट ड्रग्स होते हैं या न्यू बर्न, इन कंडीशन में जो है ये मिड हीमोग्लोबिनीमिया में नजर आता है। और चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा तो साइनोसिस, क्लासिकल फाइंडिंग में साइनोसिस होगा और ब्लड का कलर क्या होगा, चॉकलेट कलर ब्लड होगा, यानी रेड की बजाय क्या होगा, चॉकलेट कलर ब्लड होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन। इसके मिड हीमोग्लोबिनीमिया की ट्रीटमेंट जो है दैट इज इंट्रावेनस मिथाइलिन ब्लू विच हेल्प रिड्यूस Fe3 बैक टू Fe2। तो यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट जो है IV मिथाइलिन ब्लू है जो क्या करता है, Fe3 को क्या करता है, Fe2 को कन्वर्ट करता है, एंड वी नो दैट Fe2 इज अ नॉर्मली प्रेजेंट इन द हिम। तो ये हमारे पास क्या था, दैट वाज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, फिर हमने हाइपोक्सिया पढ़ा। हाइपोक्सिया में लो ऑक्सीजन डिलीवरी होता है, इस्कीमिया, हाइपोक्सीमिया, और फिर क्या था, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड मिड हीमोग्लोबिनीमिया। वी हैव रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोक्सिया इम्पेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्टिंग इन डिक्रीज एटीपी, ये चीज़ तो हमने डिस्कस किया है कि जब ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर चेन में
ये ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन कम होगा हाइपोक्सिया में और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन न होगा और फिर एटीपी कम होगी, तो भी डिक्रीज एटीपी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब डिक्रीज एटीपी होगी तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे करते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी हैव लो एटीपी, सो लो एटीपी, जब एटीपी लो होती है तो इसमें हमारे पास सेलुलर फंक्शन जो कि डिस्टर्ब होंगे, उनमें हमारे पास क्या है, सोडियम पोटाशियम पंप्स है। सोडियम पोटाशियम पंप्स में क्या होता है कि सोडियम सेल से बाहर निकलता है और पोटाशियम सेल के अंदर आता है, ठीक है। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, सोडियम को बाहर निकलते हैं और पोटाशियम को अंदर ले आता है, ठीक है। फर्स्ट करें ये क्या है, एक सेल है, तो लेट्स से ये क्या है, हमारे पास सेल है, इसमें जो है सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है। यहाँ पे ये सोडियम को बाहर ले जाते हैं एंड पोटाशियम को अंदर ले जाते हैं, बट इफ दे आर नॉट वर्किंग तो सेल के अंदर सोडियम जमा होगा और पोटाशियम जो है बाहर जमा होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। सो sodium potassium pump if not working then what will result in sodium and water built up in the cell। वाटर की बात यहाँ पर उन्होंने की है, तो वाटर तब, क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो है सोडियम के पीछे जाता है, तो जब सोडियम जमा होगा सेल के अंदर तो फिर सोडियम इज ऑलवेज फॉलोड बाई वाटर एंड पोटाशियम बाहर जमा होगा, ठीक है। कैल्शियम पंप्स जो होंगे, इस वजह से कैल्शियम जो होता है साइटोसोल ऑफ द सेल के अंदर जमा होगा। सो कैल्शियम भी जो है सेल के अंदर जो है जमा होगा। और हेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जब होती है रिजल्टिंग इन अ स्विच टू एनहेरोबिक ग्लाइकोलिसिस, यानी ऑक्सीजन कम होगा, एटीपी कम होगा, तो फिर एरोबिक की बजाय क्या होगा, एनहेरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी एंड दैट विल रिजल्ट इन लैक्टिक एसिड बिल्ट अप और पीएच कम होगा। और पीएच जब कम होता है तो विच डीनेचर प्रोटीन एंड द प्रेसिपिटेट डीएनए। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बजाय एनहेरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी और फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एंड लैक्टिक एसिड बिल्डअप क्या होगा, पीएच को कम करेगा और उस वजह से प्रोटीन और डीएनए जो है डीनेचर एंड प्रेसिपिटेट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, लो एटीपी के रिजल्ट। तो तीन इफेक्ट्स हैं, एक है सोडियम पोटाशियम पंप विल नॉट वर्क, तो इस वजह से सोडियम पोटाशियम पंप जब काम नहीं करता तो सोडियम सेल के अंदर हो जाए और इसके नतीजे में फिर स्वेलिंग होगा, जो कि हम पढ़ेंगे कि ये इनिशियल फेज है सिल्वर इंजरी का भी नेक्स्ट आने वाला है। फिर पोटाशियम पंप काम नहीं करेंगे, कैल्शियम पंप, इस वजह से कैल्शियम जो होता है साइटोसोल ऑफ द सेल में जमा होगा और फिर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है इसकी बजाय एनहेरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी, जिसके नतीजे में एटीपी जो है जब कम होता है तो फिर लैक्टिक एसिड बनेगा एंड दैट विल डिक्रीज द पीएच। और लो पीएच यानी एसिडिक पीएच जो होता है वो प्रोटीन को डीनेचर करता है और डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है। अब यहाँ पर इनिशियल फेज ऑफ इंजरी इज रिवर्सिबल। अब इंजरी है सेल को, अगर सेल को इंजरी अभी इनिशियली होने वाला है तो ज़्यादा इंजरी नहीं है एंड दैट इज रिवर्सिबल, लेकिन इवेंचुअली ये डैमेज जो होता है इरिवर्सिबल हो जाता है। तो जब सेल को इंजरी हो जाती है तो स्टार्ट में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जब इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है दैट बिकम इरिवर्सिबल। अब यहाँ पर इनिशियल फेज में क्या हो सकता है सेल, दैट इज सेलुलर स्वेलिंग। सो द हॉलमार्क ऑफ अ रिवर्सिबल इंजरी इज अ सेलुलर स्वेलिंग। सेल जो होता है बड़ा हो जाता है, स्वेल हो जाता है एंड वाई सोडियम अंदर होता है, फिर उसके पीछे वाटर आता है एंड दैट काज स्वेलिंग। साइटोसोल स्वेलिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, यानी वो बड़ा हो जाएगा तो माइक्रोविलाई भी लॉस होंगे और मेम्ब्रेन की जो ब्लीडिंग होगी वो भी लॉस होगी। स्वेलिंग ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा और इस वजह से वहाँ पे जो अटैच राइबोसोम है और वो क्या होंगे, उससे जुदा होंगे और फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। स्वेलिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिजल्ट इन डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम एंड डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। ये चीज़ें हम आप लोगों को शायद इंशाल्लाह आ रहा होगा, हम ज़्यादा डिटेल से और मतलब ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो कंसेप्चुअल हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो ये थोड़ा क्विक रिवीजन आप भी कह सकते हैं ताकि हमारा टाइम जो है ज़्यादा ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। इवेंचुअली फिर क्या होगा, स्वेलिंग के बाद जो इवेंचुअल इंजरी होगा वो इरिवर्सिबल होगा और इरिवर्सिबल में हमारे पास मेम्ब्रेन डैमेज होगा। सो द हॉलमार्क ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी इज मेम्ब्रेन डैमेज। तो रिवर्सिबल और इनिशियली स्वेलिंग होगी, लेकिन जब मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो हम कहेंगे कि अब ये रिवर्सिबल नहीं है। अब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डैमेज होता है उसमें क्या होगा, साइटोसोलिक एंजाइम लीकिंग इनटू द सीरम, जो एंजाइम होगा फॉर एग्जांपल कार्डियक ट्रोपोनिन, एमआई में हम पढ़ते हैं जो कि इंजरी है कि कार्डियक ट्रोपोनिन हम चेक करते हैं टीएनआई। सो इस तरह से ये क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू सीरम के अंदर ये लेवल ज़्यादा होगा साइटोसोल के अंदर जो एंजाइम होते हैं, और कैल्शियम भी ज़्यादा जो है सेल के अंदर दाखिल होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो इस वजह से सेल से ब्लड की तरफ जो होता है एंजाइम जाते हैं, ठीक है। और इसमें खासकर कार्डियक ट्रोपोनिन जो है इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियल मेम्ब्रेन भी डैमेज होता है और इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लॉस हो जाता है इनर मेट्रिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसके बाद एक और चीज़ जो है आपने याद रखना है कि साइटोक्रोम सी लीकिंग इनटू द सेल,
साइटोसोल एक्टिवेट एपोप्टोसिस, यानी जो साइटोक्रोम सी है, यानी हमने पढ़ा है कि जो BCL2 कम होता है इंजरी की वजह से वगैरह, तो साइटोक्रोम सी लीक होता है साइटोसोल के अंदर और वहाँ पर एपोप्टोसिस कस करता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन डैमेज, लाइसोसोम जो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो जब लाइसोसोम का मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो इस वजह से रिजल्ट इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम लीकिंग इनटू द साइटोसोल, विच इन टर्न एक्टिवेटेड बाय द हाई इंट्रासेलुलर कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम भी इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। द इन रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी इन सेल डेथ, फिर आखिर सेल की जो है डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेट्रिकुलर मेम्ब्रेन है और लाइसोमल मेम्ब्रेन है, तीनों डैमेज हो जाते हैं और इस वजह से सेल की फिर क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो सेल की डेथ को जो है हम पढ़ेंगे इन द टूथ वे, वन इज निक्रोसिस एंड वन इज द एपोप्टोसिस। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ सेलुलर इंजरी। तो यहाँ पर जो है इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी की बात हमने की। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है फिर इरिवर्सिबल में कन्वर्ट होता है और फिर इरिवर्सिबल इवेंचुअली सेल डेथ में कन्वर्ट हो जाता है, दैट वी विल डिस्कस।